सबों को जोहार, नमस्कार। धुमकुड़िया रेडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग भुइंहरी व्यवस्था के बारे में कुछ बातों को जानेंगे। भुइंहरी व्यवस्था रांची जिले के गांव में एक और व्यवस्था भुइंहरी व्यवस्था चलती थी, जिसे जमींदारों ने काफ़ी बदल दिया था। यह व्यवस्था सिर्फ रांची जिले में 2482 गांव में पाई गई। बुनियादी तौर पर इस व्यवस्था में गांव की भूमि 3 हिस्सों में बटी होती थी: भुइंहरी, राजहंस और मांझी हंस। भुइंहरी जमीन वह जमीन थी जिसे जंगल साफ करके गांव आबाद करने वाले बाशिंदों ने तैयार किया था और जिस पर उनके पुरुष उत्तराधिकारियों का हक होता था। वे इस पर अक्सर कोई लगान नहीं देते थे, लेकिन सिर्फ बेगार देते थे। राजहंस जमीन वह जमीन थी जिसके भाड़े के रूप में जमींदार को लगान दिया जाता था और मांझी हंस जमीन सीधे जमींदार के कब्जे वाली जमीन होती थी, जिस पर जमींदार अपनी खेती कराता था। भुइंहरी जमीन में कुछ और किस्म की जमीनें भी शामिल थी जो गांव के देवी देवताओं की पूजा से संबंधित थी, जैसे पन्हई, डाली कटारी, भूत खेटा इत्यादि। इन जमीनों पर भी लगान नहीं लगता था। मांझी हंस जमीन से जुड़ी एक खास जोत बैठ खेता थी। इस पर लगान नहीं लगता था, पर यह जिसके दखल में होती थी उसे मांझी हंस जमीन पर श्रम करना पड़ता था। भुइंहरों के लंबे संघर्ष के बाद 1869 में एक खास कानून बनाया गया, जिसके तहत भुइंहरी जमीन और उससे जुड़ी दूसरी जमीनों तथा मांझी हंस और बेठ खेता जोतों की नापी की गई। उनके निशान लगाए गए और इन सबको एक खास भुइंहरी रजिस्टर में दर्ज किया गया। स्पेशल कमिश्नर द्वारा किए गए इस सर्वे में रांची के दूसरे हिस्से को, जहां भुइंहरी जमीन नहीं थी या जिन्हें इस नाम से नहीं जाना जाता था, उसे दर्ज नहीं किया गया। इस तरह भुइंहरी सर्वे में रांची जिले के 5 परगना इलाके को बरवे परगना तथा बीरू परगना को शामिल नहीं किया गया। सर्वे 1880 में पूरा हुआ और कुल 2482 गांव में भुइंहरी जमीन की नापी हुई। यह कहा जाता है कि भुइंहरी व्यवस्था असल में प्राचीन खूंटकटी व्यवस्था का ही बचा हुआ रूप था, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इसमें बदलाव अंग्रेजों के आने से पहले ही हो चुका था। वेबस्टर ने किसी गांव के एक लगान खाते का जिक्र किया है जो 1720 ईस्वी का है और इसमें गांव की जमीन को भुइंहरी और राजहंस जमीन के रूप में दिखलाया गया है। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में तमाड़ थाने के अंदर भी कुछ राजहंस जमीन बनने की पुरानी प्रक्रिया चली थी, जिससे इस तरह की जमीनें बनाने की पुरानी प्रक्रिया का कुछ अंदाज मिलता है। तमाड़ के इन खूंटकटी गांवों में जमींदार ने कोशिश करके खूंटकटीदारों और उनकी प्रजा के बीच का संबंध तोड़ दिया था और प्रजा की जमीन को ही राजहंस जमीन में बदलकर उनसे सीधे लगान वसूलना शुरू कर दिया था। जमींदारों की ओर से लगातार यह अभियान चलाया गया था कि भुइंहरी जमीन तो विशेष रियासत के रूप में अथवा जमींदार को अपनी कुछ सेवाएं अर्पित करने के एवज में दी गई जमीन है। उदाहरण के लिए 1859 में छोटानागपुर के महाराजा ने अंग्रेज सरकार को दी गई एक याचिका में दावा किया था कि भुइंहरी जमीन वह जमीन है जो छोटानागपुर के महाराजा और उनके पूर्वजों ने सनद के तौर पर कुछ कोल परिवारों को मामूली लगान पर इस शर्त के साथ दी थी कि बदले में वे जरूरत पड़ने पर बेगार दिया करेंगे।
जमींदारों का ऐसा दृष्टिकोण उनके इस दावे के मुताबिक ही था कि उन्हें पूरे गांव पर मालिकाना हक है, लेकिन जैसा कि हल्दर ने बताया और लिस्टर तथा स्लेक दोनों ने बाद में उसका समर्थन किया कि जमींदारों का यह सिद्धांत मनगढ़ंत था और उसे भूइंहरी व्यवस्था के मूल उद्गम और उसके विकास की व्याख्या नहीं होती थी। हल्दर ने साफ लिखा कि खूंटकट्टी की ही तरह भूइंहरी अधिकार भी किसी प्रभुसत्ता संपन्न मालिक से नहीं मिले थे। हल्दर का यह कथन इस तथ्य का सबसे प्राचीन प्रमाण है कि संपत्ति का पूरा अधिकार जमींदारों या उनके उत्तराधिकारियों में निहित नहीं था। भूइंहरी गांव में भूइंहरों के आम तौर पर दो खूंट होते थे, मुंडा खूंट और पाहन खूंट। इनमें से कई गांवों में एक तीसरा महतो खूंट भी मिला। भूइंहरी गांव में महतो पद का सबसे पुराना उल्लेख 1839 में भूइंहरी व्यवस्था पर डॉक्टर डेविडसन की एक लिखी रिपोर्ट में मिलता है। खूंटकट्टी गांव में पाए जाने वाले मुंडा और पाहन के अलावा भूइंहरी गांव में पाया गया यह अतिरिक्त महतो पद लिस्टर के मुताबिक जमींदारों की देन थी। 1839 की रिपोर्ट में महतो के बारे में कहा गया है कि वह गांव का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो रैयत के साथ जमीन का बंदोबस्त करता है और बंदोबस्त की मंजूरी के तौर पर गोटी यानी मिट्टी का टुकड़ा देता है। वह मालिक के लिए रैयत से लगान वसूलता है और लगान संबंधी झगड़ों को निपटाता है। यानी संक्षेप में महतो एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर गांव के रुपए पैसे वाले सारे मामले निपटाने की जिम्मेदारी होती है और बदले में उसे 2 से 4 एकड़ तक दोन की जमीन जागीर के रूप में मिलती थी अथवा प्रति रैयत 1 से 1.5 पैसे तक पारिश्रमिक मिलता था। उसका पद वंशानुगत नहीं था, जमींदार अपनी मर्जी से ही उसकी नियुक्ति करता था, लेकिन महतो हमेशा कोई भूइंहर ही होता था। सही ढंग से कहा जाए तो महतो खूंट का। इस तरह महतो का पद जमींदारों द्वारा पैदा किया गया पद था जो परंपरागत मुंडा और नए ठेकेदारों के बीच की एक मिली जुली चीज लगती है। मुंडा की तरह वह गांव के मूल बाशिंदों के बीच से चुना जाता था, पर फिर भी उसका पद वंशानुगत नहीं होता था। परंपरागत मुंडा के मुकाबले में महतो का पद खड़ा करने के पीछे का कारण क्या था, इसकी व्यवस्था क्यों की गई, इसकी व्याख्या करते हुए लिस्टर ने लिखा है कि जमींदार जब इतना शक्तिशाली नहीं होता था कि वह गांव से भूइंहरों का नियंत्रण खत्म कर सके, तो वह उनकी एकता को तोड़ने के लिए चालाकी से काम लेता था। इसी सिलसिले में मुंडा और पाहन के मुकाबले अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए उसने महतो को खड़ा किया, जो अपने पद को बनाए रखने के लिए पूरी तरह जमींदार पर निर्भर था और इसीलिए गांव के सारे मामले को जमींदार के हित की दृष्टि से निपटाता था। लेकिन 19वीं सदी के खत्म होते होते महतो का पद भी नाम मात्र का ही रह गया। अब जमींदार सीधे या अपने एजेंट के जरिए लगान तय करने और बेदखली का काम करने लगा। पुरानी खूंटकटी व्यवस्था से भूइंहरी व्यवस्था को अलगाने वाली बातों में एक बात मांझी हस जमीन की व्यवस्था थी, जो जमींदार को अपनी खेती की जमीन होती थी। यह शब्द मांझी उनांग, मांझी का हिस्सा का बदला हुआ रूप है। राजहंस जमीन। राजहंस और मांझी हंस शब्दों के उत्पत्ति का फर्क
की दृष्टि से देखें तो मांझी हस जमीन गांव के मांझी यानी मुखिया के लिए अलग से दी गई जमीन लगती है, लेकिन मुंडारी खुटकटी गांव में गांव के मुखिया यानी मुंडा को अलग से कोई जमीन नहीं मिलती थी। ऐसा लगता है कि यह शब्द और प्रथा दोनों उस इलाके से आए थे जहां यह प्रथा चलती होगी। शायद शुरू में जमींदार अपने एजेंट को गांव का मुखिया यानी मांझी बनाकर बैठाता होगा और उसके काम के बदले में जो जमीन मिलती होगी वह मांझी हस कहलाती होगी। लेकिन बाद में मांझी हस जमीन वैसे गांव में भी पाई गई जहां जमींदार का कोई एजेंट नहीं था। रांची जिले के उत्तर पूर्वी भाग में आमतौर पर छोटे रकबे करीब 5 एकड़ वाली मांझी हस जमीनें मिली, जिन पर जमींदारों के मैनेजर या एजेंट का कब्जा रहता था। लेकिन रांची जिले के दक्षिणी भाग में पाई गई मांझी हस जमीनें काफ़ी बड़ी होती थी, जिस पर खुद स्थानीय जागीरदार या उससे अनुदान पाने वालों का कब्जा होता था। मांझी हस जमीन पर अगर कोई दूसरा खेती करता तो उसे इस कब्जे का हक नहीं मिलता था। वे सभी किसान जो इस पर खेती करते सिर्फ गैर दखलकार रैयत होते थे और उन्हें उपज का बड़ा हिस्सा लगान में देना पड़ता था, जिसे साइका कहा जाता था। लेकिन बेकार मिलते रहने की वजह से जमींदार खुद या अपने एजेंट के जरिए इस पर खेती कराता था। इस कड़ी में आज इतना ही। अगली कड़ी में फिर से इसी भुईहरी व्यवस्था पे हम लोग विस्तार से कुछ और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।